एक होता है ऑप्शन देना, एक होता है ऑप्शन दे के कंफ्यूज कर देना। तो Realme वाले यही कर रहे हैं इस टाइम पे मार्केट में। पहले Realme 12 Pro लॉन्च किया, उसके बाद Realme 12 Plus किया, फिर Narzo 70 Pro कर दिया, अब Realme P1 Pro कर दी। तो इतने सारे ऑप्शन हो गए, इनके बीच में ना खुद कंपनी वाले कंफ्यूज हो जाए। हम तो भैया कंज्यूमर्स हैं, लेकिन इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपका भाई आ चुका है। Realme 12 Plus को यूज करते हुए ना अभी काफी टाइम हो गया, क्योंकि ये फोन मतलब मेरे को काफी वैल्यू फॉर मनी लगा अंडर 20,000 में। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी है ना इस फोन में जो बहुत डिसअपॉइंट करती हैं, अब बिल्कुल परेशान हो जाओगे। सभी के बारे में बताएंगे आपको, वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि टोटे टोटे हो जाए, कोई डाउट नहीं रखेंगे आपके मन में, सब क्लियर कर देंगे, तारा का वादा है। अब सबसे पहले बात करें प्राइस एंड वेरिएंट की। ये अंडर 20,000 की यूजर्स को टारगेट करता है और 20,000 में भी ऑफर्स वगैरह लगा के आपको 18,000 तक ये मिल जाएगा। 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट। तो फोन का इन हैंड फील के बारे में इतने दिन जितना यूज किया ना, थोड़ा फोन मुझे बड़ा लगा और इसके जो फ्रेम्स है ना ये थोड़े से अजीब लगते हैं, बिल्कुल शाइनी फ्रेम्स हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी लग जाती है, आपको बार बार साफ करता रहना होगा, थोड़ा लुक भी अलग बना देता है। और कॉर्नर जो है थोड़े ऐसे चुभने वाले हैं, ऐसे थोड़ा सा कर्व रहता है ना कॉर्नर से, तो पकड़ने में अच्छा फील आता है। ऑल्दो इससे भी आता है लेकिन और बेटर फील हो जाता है कर्व के साथ, जैसे Realme 12 Pro Plus में था बैक में। उसके अलावा लेदर बैक मिलता है तो यहाँ पर टूटने वगैरह के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कैमरा फ्रेम सर्कुलर मिल जाता है और दिखने में फोन बैक से अगर रखोगे दूर तो आपको अच्छा लगेगा, प्रीमियम फील भी मिलेगा। तो जैसा मैंने बोला फोन थोड़ा बड़ा है तो आप एक हाथ से इसे यूज नहीं कर पाएंगे, दूसरा हाथ लगाना ही पड़ेगा। साथ साथ वेट बैलेंस फोन का अच्छा खासा यहाँ पर किया गया है, बहुत ज्यादा ऐसे हैवी फील नहीं होगा। कंसीडरिंग 5000 mAh की बैटरी, 193 ग्राम इसका वेट मिलता है। साथ ही साथ आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन भी मिलता है, एक सिम एक SD कार्ड आप लगा सकते हैं और ऊपर से हेडफोन जैक का घंटा भी है। फोन बहुत ज्यादा पतले कैटेगरी में नहीं आता है, हल्का मोटा ही आता है क्योंकि फ्लैट फ्रेम्स मिलते हैं जैसे मैंने बताया चमकीले। इसके अलावा IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है। कंपनी वाले बोलते हैं हमने यहाँ पर आपको रेन वाटर स्मार्ट टच वाला फीचर दिया है। तो जब मैंने इसको पोको X6 Neo के साथ कंपेयर किया, दोनों में पानी डाला और दोनों के ही टच ऑलमोस्ट सेम चल रहे थे। ऐसा बहुत कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं है कि आप पानी में ले जाओगे बाहर कुछ नहीं होगा, फोन सेम ही रिस्पॉन्स दे रहे थे दोनों। कहने का तात्पर्य ये है। इसके अलावा जहां पर डिसअपॉइंटमेंट होगी वो है हैप्टिक्स। बहुत एवरेज हैप्टिक्स मिल जाएंगे, तो मैं बोलूंगा ऑफ करके ही चलाइए, बैटरी बच जाएगी। और इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी ना मुझे थोड़ा स्लो लगा। आप इसे टच करते हैं तो हल्का 1 सेकंड ले लेता है अनलॉक करने में। ऑल्दो एक्यूरेटली काम करता ऑल द टाइम, लेकिन और फास्ट हो सकता था। और बटन्स की क्वालिटी भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, टक टक की आवाज आती है जैसे कि आप सुन सकते हैं, तो थोड़ा चीप काइंड ऑफ प्लास्टिक वाला फील आता है। भाई साहब बड़ी ओलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। मैंने नेटफ्लिक्स में यहाँ पर बिंज वॉचिंग वगैरह किया। एक चीज़ है, नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम दोनों में ही फुल HD कंटेंट का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इनफैक्ट YouTube में आप 4K HDR 60 FPS वीडियो आराम से चला सकते हैं। बीच में पहले अपडेट आए थे जब वीडियो अटक अटक के चल रही थी, लेकिन अभी स्मूथली चल रही है। कंटेंट देखने में आपको मजा आएगा। कलर प्रोडक्शन में बोलूंगा थोड़ा सा सैचुरेटेड साइड यहाँ पर रहता है। मैंने हर कलर प्रोफाइल को टेस्ट किया, वो नेचुरल कलर टोन देखने को नहीं मिलता है नेचुरल प्रोफाइल में भी, बट एज सच कंटेंट देखने में कोई दिक्कत नहीं आई। और बेजल्स इस रेंज के अकॉर्डिंगली ठीक बोलूंगा, लेकिन कंपटीशन अभी ज्यादा है। जैसे पोको X6 Neo हो गया, Redmi Note 13, इनके बेजल्स बिल्कुल खत्म आपको मिलते हैं। इसी के साथ साथ 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है, तो आउटडोर में विजिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं रहती है। और TUV राइनेल फ्लिकर फ्री डिस्प्ले भी मिलती है, तो लो लाइट में आपकी आंखें भी बची रहेंगी। और जो डिस्प्ले में प्रोटेक्शन यूज की गई है वो है ड्रैगन ट्रेल की, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन बहुत अच्छी नहीं है, गोरिल्ला ग्लास से कम प्रोटेक्शन है। तो मैं बोलूंगा जब भी फोन मिलता है एक टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेना अच्छा, अदरवाइज भाई साहब नुकसान हो सकता है। अब डिस्प्ले में सारी चीजें अच्छी नहीं है, अब आपको बताता हूँ कुछ सत्य तथ्य। तो यहाँ पर पहली चीज है, YouTube में 4K HDR 60 FPS वीडियो तो चलाओगे, लेकिन जैसे ही HDR का कोई कंटेंट चलाते हो ये हल्का सा ग्रीनिश कर देता है स्क्रीन को। आप इस टाइप से कुछ आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी। और ये बग बहुत पहले से, अभी 3-4 अपडेट भी मिल चुके, स्टिल इसको फिक्स नहीं किया इन लोगों ने। साथ ही साथ YouTube में भाई साहब एक्सपीरियंस और खराब हो जाता है। स्क्रीन देने के लिए 120 हर्ट्ज है, काफी रिस्पॉन्सिव है, लेकिन हर ऐप में 120 हर्ट्ज नहीं चलता है, ना ही कोई हायर ऐप रिफ्रेश रेट सेट करने का ऑप्शन मिलता है। YouTube में 60 हर्ट्ज पे चल रहा है तो भाई साहब ऐसा लैगी फील आता है। आप जब 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज यूज करेंगे ना, उसके बाद 60 हर्ट्ज बिल्कुल ऐसा लगेगा भाई साहब आदम बाबा जमाने का ऐसे कोई कंप्यूटर पकड़ा दिया। और ये चीज भी पहले से इन लोगों ने फिक्स नहीं की है इतने अपडेट होने के बावजूद। और अगर आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट ऑप्शन को इनेबल करते हो तो ये 60 और 120 हर्ट्ज पे फ्लक्चुएट होता है। 90 हर्ट्ज तो मैंने देखा ही नहीं इस फोन में कभी। इवन ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट मोड में
आप जब ब्राइटनेस 40-50% से कम करते हो तो ये भाई साहब 60 हर्ट्ज पे जाता ही नहीं, बोलता है आपको 120 हर्ट्ज पे ही चलाना है, बैटरी का बलिदान देना होगा, समझे क्या? ठीक है, समझ गया। तो ये चीजें थोड़ा सा कंसर्न पैदा करती है कि सॉफ्टवेयर पे ये लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं अच्छे से। और बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर में आगे चल के मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं इस रेंज में। सो गाइस, बग्स तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारी वीडियो बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए आपको पीयूष ने बोला है सब्सक्राइब वाला बटन नीचे लगा है, उसे दबा दो। ओके गाइस, बाय। और ऑब्वियसली बात है कि फोन को आप ले रहे हो तो 3-4 साल ये जब तक चलेगा तब तक चलाओगे, तो फ्यूचर प्रूफ भी है। आपको 9 5G के बैंड मिलते हैं, ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6 भी मिल जाता है, डुअल 5G का सपोर्ट भी है और 5G की स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। इनफैक्ट हमने कॉलिंग वगैरह भी करके देखा, कॉलिंग में कोई यहाँ पर कॉल ड्रॉप नहीं हो रहा था। अच्छे से सामने वाली पार्टी को आपकी आवाज़ जाती है, आपकी आवाज़ उनको आती है, मतलब उनकी आवाज़ आपको आती है। साथ साथ 4G प्लस भी हमें देखने को मिल रहा था, बट 5G प्लस नहीं आ रहा। एंड 5G कॉलिंग आप यहाँ पर नहीं कर सकते, ना ही VoNR का सपोर्ट मिलता है। होपफुली अपडेट के साथ ये चीज़ें मिल जाएंगी आगे चल के, बट नोबडी नोज। इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी डेडिकेटेड आपको मिल जाता है। इनफैक्ट कॉल रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर चुपके से कर सकते हैं। जस्ट आपको ओ डायलर को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। एंड मैंने इसमें जियो एयरटेल दोनों ही सिम ट्राई किए, दोनों की ही 5G स्पीड तगड़ी मिलती है। अब ये चीज़ें एरिया टू एरिया डिफर कर सकती है, मे बी आपके एरिया में 5G का नेटवर्क कम होगा तो शायद आपको नेटवर्क कम मिलेंगे, बट एज सच यहाँ पर हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले 3-4 साल आराम से चलेगा ना। अब आ जाता है फोन का इंटरनल हर्ट। एक्सटर्नल हर्ट कहाँ होता है? तो सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। Realme UI 5.0 आपको देखने को मिल जाता है बेस्ड ऑन Android 14। कंपनी ने प्रॉमिस किया 2 मेजर अपडेट प्लस 3 साल के सिक्योरिटी पैच देंगे। और अपडेट के मामले में Realme UI में बोलूंगा डेफिनेटली ये लोग काम कर रहे हैं, अपडेट रेगुलरली मिलते रहते हैं। बट एक और चीज काफी रेगुलरली मिल जाती है, वो है ब्लोटवेयर। भैया फोन को स्टार्टिंग में बूट करोगे तो आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर से जूझना पड़ेगा, सभी को एक टाइम पे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और चीज़ें वहीं ख़त्म नहीं होंगी। आप जब कोई ऐप को इंस्टॉल करेंगे गूगल प्ले स्टोर से तो आपको यहाँ पर स्कैन का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब हमें नहीं चाहिए सिक्योरिटी, स्टिल दे रहे हैं, उसको आपको डिसेबल कर देना है सबसे पहले। उसके अलावा बहुत सारे अननेसेसरी नोटिफिकेशन भी आते हैं, तो आपको ऐप मार्केट के नोटिफिकेशन को डिसेबल करना है, इंटरनेट के नोटिफिकेशन को डिसेबल कर देना है और जो भी सिस्टम ऐप है उनके नोटिफिकेशन को डिसेबल कर देना है। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो सिस्टम में फाइल मैनेजर ऐप मिलता है उसे आप यूज करेंगे तो उसके बीच में भी आपको एड्स देखने को मिले। तो सिस्टम ऐप्स में तो एटलीस्ट इन लोगों ने ऐड नहीं देना चाहिए था, चाहे जितने ही बजट का फोन हो। ऑल्दो उसे ऑफ करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पर सर्च में भी आपको बहुत सारे एड्स नीचे शो करेंगे, जैसे टॉप एप्स, ट्रेंडिंग, और इसको भी डिसेबल करने का ऑप्शन है। सेटिंग में जाके इसे भी डिसेबल करना है आपको। प्लस अभी रिसेंटली एक अपडेट मिला था, मैंने एक चीज़ नोटिस की, अपडेट किया मैंने फ़ोन को, अपडेट के बाद ये मेरे को दोबारा ऐप के रिकमेंडेशन देने लगा। मतलब बोल रहा था फ़ोन को दोबारा सेटअप करो, और जो मैं सेटअप कर रहा था 7 ऐप को इसने दोबारा से इंस्टॉल किया। उसी के साथ साथ एक और नोटिफिकेशन मुझे देखने को मिला कि इंस्टॉल फेवरेट ऐप्स, और ये चीज़ें बेसिकली फ़ोन को फर्स्ट टाइम बूट करते तभी आती हैं, और तब मैं ये सब कर चुका। स्टिल ये हर अपडेट के बाद फोर्स कर रहे हैं ऐप को इंस्टॉल करने की। ये चीज़ें डेफिनेटली फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाता है इससे। मतलब अपडेट दे रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको ऐप को इंस्टॉल करवाना है, लेकिन इसके अलावा बात करें फीचर्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। अभी इस टाइम पे आप OnePlus का कोई फ़ोन यूज़ कर लीजिए, या Oppo का कर लीजिए, या Realme का कर लीजिए, तीनों का सॉफ्टवेयर आपको डिट्टो सेम देखने को मिल जाएगा। वही कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा, और मेरे को यहाँ पर पसंद है कंट्रोल सेंटर, बहुत एस्थेटिक मिनिमल डिज़ाइन के साथ आता है। फीचर्स जैसे मैंने बताया आपको सारे नेसेसरी फीचर्स, ऐप लॉक, डुअल ऐप मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है, लेकिन ये जस्ट 5 सेकंड के लिए जले रहेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मतलब ये है कि हमें ऑलवेज जलाना है, लेकिन नहीं देते ऐसा मौका, बोलते हैं 5 सेकंड तक जलाओ, लेकिन फोन को जैसे ही आप टच करते हैं तो वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो करता है। इसके अलावा इंटरनेट स्पीडोमीटर में मिलता है, फाइल डॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आप कोई भी टेम्परेरी फाइल्स को रख के कॉपी पेस्ट इधर उधर कर सकते हैं, और आप किसी भी इमेज का कटआउट भी निकाल सकते हैं गैलरी में। आइकन को रीडिज़ाइन करना है वो वाला ऑप्शन भी मिलेगा, पूरे फोन का एक्सेंट कलर चेंज करना है वो ऑप्शन भी मिल जाता है, एंड फिंगरप्रिंट के भी कुछ एनिमेशन मिल जाते हैं, एज लाइटिंग मिल जाता है। तो सारी नेसेसरी कस्टमाइजेशन भर भर के मिलेंगे, उसमें दिक्कत नहीं आई। अब दिक्कत एक और आई यहाँ पर, ऐप के एनिमेशन में। जब आप ऐप को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, फास्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि एनिमेशन में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ये आइकन से ही खुलेगा, आइकन में ही चले जाता है। लेकिन जब आप 1-2 सेकंड का पॉज लेंगे तो ये कहीं से भी खुल जाता है। जैसे मैं ये स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं नथिंग में प्रॉपरली ऐप के आइकन से खुल रहा है और वहीं पे जा रहा है, लेकिन इसमें ये कहीं से भी खुल रहा है, जा आइकन में ही रहा है। तो यहाँ पर रिफाइनमेंट की डेफिनेटली जरूरत है एनिमेशंस में। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने Realme Narzo 70 Pro इसलिए लिया था कि एयर जेस्चर्स उसमें मिल रहे थे, बाद में अपडेट देखे इन लोगों ने एयर जेस्चर्स यहाँ पर भी दे दिए।
तो वो भी थोड़े बहुत यूजफुल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। आप उतनी देर में हाथ से ही स्वाइप अप स्वाइप डाउन कर देंगे, कभी बोर हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ऐसे धड़ल्ले से काम कर ले वैसी चीज़ें नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक अच्छा फीचर लगा कि डबल टैप टू QR कोड को स्कैन करने वाला ऑप्शन मिल जाता है। बैक में डबल टैप करेंगे तो आपका QR कोड जो भी सामने पड़ा है उसे स्कैन करके एप्लीकेशन खोल देगा। तो सॉफ्टवेयर में बोल लूंगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर बग नहीं है, लेकिन ये एड्स, फालतू के नोटिफिकेशन, बार बार ऐप को इंस्टॉल करवाना, ये चीज़ें डेफिनेटली यूजर एक्सपीरियंस को खराब करती हैं। और बात करें प्रोसेसर की तो Dimensity 7050 चिप आपको देखने को मिल जाती है। LPDDR4X रैम, UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। UFS 3.1 दिया अंडर 20 के, तो बहुत एक अच्छी चीज़ है। प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि आपको ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे तो ऐप जल्दी यहाँ पर लोड कर ले। और ये चीज़ आप नोटिस भी करेंगे कि फ़ोन बहुत ज़्यादा ऐसे ऐप को ओपन करते टाइम लैग ही नहीं हुआ। इनफैक्ट कैमरा वगैरह ऐप को भी हमने बहुत जल्दी जल्दी ओपन करके देखा, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर Antutu स्कोर आपको ऑलमोस्ट 6 लाख के मिल जाते हैं, कोई भी मेजर थ्रॉटलिंग का इशू देखने को नहीं मिलता है। बाकी स्कोर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग करने के लिए ये प्रोसेसर काफ़ी सक्षम है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी आपको निकाल के देगा। बट एक चीज़ है, Realme UI में मैंने ये देखा है कि बहुत इनका जो रैम मैनेजमेंट है बकवास है। मतलब कुछ मैंने 10 ऐप्स खोल के देखे और 10 ऐप्स खोलने के बाद लास्ट में देखा तो 2-3 ऐप को ही इसने लोड करके रखा था, बाकी सबको क्लियर कर दिया था। तो ये चीज़ें अभी से नहीं है, कुछ टाइम पहले से ही है, क्योंकि इनका सिस्टम इतना रैम ले लेता है, बाकी ऐप्स को ओपन करने के लिए बहुत जगह नहीं मिलती है। और हमने वर्चुअल रैम वगैरह सब ऑन करके देखा, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। लेकिन उसके अलावा गेमिंग जब हमने करी, भाई साहब मजा आ गया गेमिंग करके। BGMI में स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलता है, HDR में अल्ट्रा 40 FPS तक आप खेल सकते हैं, लेकिन स्मूथ एक्सट्रीम में अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है। मतलब आप नॉर्मल टू मॉडरेट लेवल की आराम से इसमें गेमिंग कर सकते हो। आपको 50 to 60 FPS के बीच में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, चाहे आप हॉट ड्रॉप कर रहे हो या कहीं पे भी कुछ कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि हीटिंग होती है कि नहीं होती है। देखो मैं सीधी बताता हूँ, अभी बात गर्मी का टाइम है, थोड़ा फोन यहाँ पर ज्यादा हीट होगा देन विंटर्स या मानसून। ये चीज आपको पकड़ के चलना है, क्योंकि भाई साहब अंदर बैटरी है, उसमें भी केमिकल लोचा हो रहा है, तो हल्का फुल्का फोन हीट होना नॉर्मल है गर्मियों के टाइम पे। बहुत एक्सट्रीम हीट हो जाना कि आपका हाथ बिल्कुल जल रहा है, वैसा हीट ये फोन नहीं होता है। और जब हमने इसे टेस्ट किया तो यहाँ पर 37 to 38 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर जा रहा था, वो नॉर्मल बोलूँगा मैं। और ऊपर से ये कोई गेमिंग फ़ोन नहीं है, लेकिन ठीक ठाक गेमिंग भी करवा देगा। लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप गेमिंग करना चाहते हैं, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको दूसरे गेमिंग फ़ोन की तरफ देखना पड़ेगा। और फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बैटरी हंगरी नहीं है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है और एक दिन आराम से ये आपका चला देता है। हमने जब यूज़ किया था तो 8 साढ़े 8 घंटे का हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था, जो मैं बोलूँगा एक दिन नॉर्मल यूसेज जैसे आप क्या करोगे, शॉर्ट रील स्क्रॉल करोगे, कच्चा पक्का बादाम, इनकॉग्निटो मोड जो भी कर लो, एक दिन चल जाएगा। हाँ ये हो सकता है बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ किया तो लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे आपको दोबारा चार्ज करना पड़े, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो महज 50 to 60 मिनट्स में फुल चार्ज भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ 5G में हमने आइडल ड्रेन का भी कोई इशू देखा नहीं, तो 2-3% का ड्रॉप बहुत नॉर्मल है 5G पे। एंड आप लोगों को कितना स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है Realme 12 Plus के साथ, अगर आप इसके यूजर हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप दूसरा फोन भी यूज कर रहे हो, उसमें कितना मिल रहा है फोन के नाम के साथ, वो भी आप बता सकते हैं। गेम खेलने मजा आएगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे अंडर 20 के में कैमरा कितना ही अच्छा दे देंगे, तो कैमरा के सेंसर डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे यूज किए गए हैं। फ्रंट में भी 16 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, इससे पहले बता दूं जो Narzo 70 Pro और ये है, इन दोनों में मेजर कैमरा का ही डिफरेंस है, और कैमरा में भी मेन सेंसर का, बाकी सारी चीजें सेम मिलती हैं। तो कैमरा वाला रिव्यू आप Narzo 70 Pro का कहीं और से देख सकते हैं। तो फ्रंट कैमरा से यहाँ पर हमें काफी क्लोज टू नेचुरल फोटोज देखने को मिल रही थी। किसी किसी सिनारियो में हल्की सी वॉश्ड आउट लगती है फोटो, मतलब थोड़ी सी वो सोशल मीडिया रेडी टाइप की फोटो होती है ना, वो फोटोज नहीं मिलेंगी। तो थोड़ा एडिट वगैरह करके आप डाल सकते हैं, लेकिन फोटोज में डिटेलिंग वगैरह तगड़ी मिल जाती है। HDR को भी अच्छे से बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। और पोर्ट्रेट मोड में फिलहाल थोड़ा सा एज डिटेक्शन पे काम करने की जरूरत है, जैसे आप यहाँ पर चश्मे के साइड में देख सकते हैं, इसने प्रॉपरली इसे ब्लर नहीं किया है। बट ओवरऑल ठीक है फ्रंट कैमरा। बैक के बारे में बात करें तो इसमें भी काफी क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी यहाँ पर सैचुरेटेड आती है, मतलब ऑन द गो सोशल मीडिया टाइप की वैसी फोटोज आपको यहाँ से मिल जाएगी बैक कैमरा से। डिटेलिंग भी अच्छी मिल जाती है, HDR को भी नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड दोनों में ही ये बैलेंस कर लेता है, और एज डिटेक्शन भी यहाँ पर फ्रंट कैमरा से काफी बेटर होता है। बट एक चीज है, कहीं कहीं हार्श लाइटिंग कंडीशन में थोड़ा सा ये जो है इसके कलर इधर उधर हो जाते हैं। जैसे आप ये फोटो देख सकते हैं, इसमें लग रहा है कि हल्का सा हरा कलर का टिंट इसने डाल दिया है, पेड़ के पत्तों को ये ज्यादा ही ग्रीन कर देता है। बाकी इसके अलावा ये कुछ सैंपल्स हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। मेरे को फोटोज ठीक लगी इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, लेकिन iQOO Z डेफिनेटली इससे बेटर फोटो खींचता है, नो डाउट। और उसके रिगार्डिंग भी दोनों का कंपैरिजन किया है, एक वीडियो बनाई है, आई बटन जाके जरूर चेक करना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। आई नो iQOO बहुत सारे लोग ना सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं लेते हैं, तभी ये जो है Realme पिक्चर में आता है।
बट एनीवे अल्ट्रा वाइड का भी आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, तो उसमें ठीक ठाक फोटोज आ जाती है, ठीक ठाक डिटेलिंग भी मिल जाती है। एंड यहाँ पर नाइट मोड में बोलूंगा बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है लो लाइट में फोन। और एक और चीज में स्ट्रगल करता है वो है वीडियो वाला डिपार्टमेंट। 4K 30 FPS का तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है। स्टेबलाइजेशन ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये फुल HD 60 FPS पे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्वालिटी की कमी आपको लगी। इसके अलावा फ्रंट से फुल HD 30 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन के साथ, तो ठीक ठाक लगी मुझे फ्रंट की तो यहाँ पर वीडियो। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कैमरा डिसेंट मिलते हैं, पहले के रियलमी से काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। अभी वो सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा हरी हरी पीली पीली फोटो नहीं कर रहा है, जस्ट वीडियो में भी 4K में स्टेबलाइजेशन दे देते तो और मजा आ जाए। सो दुनिया भर की बातें हो गई, क्या हमें Realme 12 Plus लेना चाहिए 18,000 में कि नहीं? तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, फोन 18,000 में काफी सारी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देता है। जस्ट कुछ चीजें हैं जैसे सॉफ्टवेयर में जो चीजें फिक्स होनी चाहिए डेफिनेटली, अदरवाइज उसके अलावा फोन में सारी चीजें आपको तगड़ी मिल जाती है, जो इसको डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी फोन बना देता है। तो हमारी तरफ से हाँ है, इस फोन को हम लेके जाएंगे मुंबई, लेकिन 18-19 हज़ार में ही लेके जाएंगे। उससे ज़्यादा बजट बढ़ा के आपको इसको नहीं लेना है, उसके ज़्यादा बजट में आपको अलग फ़ोन मिल जाएंगे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ डाउट है इस फ़ोन के रिगार्डिंग या आपने भी कुछ ऐसे इश्यूज फेस किए जैसे मैंने किए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग धांसुफाड़ू वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। और सब्सक्राइब किए बिना आपको नहीं जाना है, तारा का वादा है ना, वादा निभाना है, समझे?